हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज रहेगा लेक्चर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का, जिसमें मैं आपको सीबीएसई के जितने भी टॉपिक्स थे, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, 3 टॉपिक्स बचे हुए थे। आज हम सीबीएसई को वाइंड अप कर देंगे। आज वाले तीनों टॉपिक्स के बाद जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है 5th चैप्टर का, वो खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे 6th चैप्टर, राइट। हालांकि मैं कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स डालता रहूँगा मैकेनिक्स के इन फ्यूचर भी, बट जितना आपको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था वो उसके लिए ये आज आखिरी टॉपिक होगा आपका। आज मैं 3 टॉपिक आपको कराऊंगा और तीनों के तीनों सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। सबसे पहला टॉपिक हम ये करेंगे, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा बच्चों, कि जब भी आप किसी सर्कुलर टर्न को, अगर मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आप नोटिस करना जब भी कोई बहुत शार्प सर्कुलर टर्न आएगा तो आप गाड़ी का स्टीयरिंग अंदर की तरफ मोड़ोगे, सर्कल की रेडियस की तरफ, राइट। और आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, अपनी थोड़ी वेलोसिटी को कम भी करोगे। अगर आप मान लो 120 की स्पीड से जा रहे हो तो कभी भी आप वो जो कर्व है उसको 120 से नहीं आप कवर करोगे, आप थोड़ा सा स्पीड डाउन करोगे, अपनी स्पीड को कम करके देन आप उस सर्कुलर टर्न को क्या कवर करने की कोशिश करोगे। इमेजिन करो कि आप बहुत तेजी से लाइक साइकिलिंग कर रहे हो, अचानक सामने से ऐसे एकदम शार्प टर्न आ जाए तो आप अपनी साइकिल की हल्की सी ब्रेक मारोगे, आप स्पीड को थोड़ा सा कम करोगे और फिर आप टर्न लोगे। ऐसा ही होता है ना। तो आज मुझे वो वेलोसिटी निकालनी है कि सर्कुलर मोशन में अगर मुझे एक सेफ टर्न लेना है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है जिससे मैं सेफ टर्न ले सकूं, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करना, थोड़ा सा विजुअलाइज करना बच्चों। सपोज एक गाड़ी है और ये गाड़ी एक सर्कुलर पाथ में एक टर्न लेना चाह रही है। देखो सी, अगर मैं बोलूं कि अंदर की तरफ, मैं बोल सकता हूं अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा टायर्स में। देखो अगर ये गाड़ी अंदर की तरफ आ रही है, एक सर्कुलर टर्न लेना चाह रही है, अंदर की तरफ टायर्स में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो मैं बोल देता हूं इस टायर पे लगने वाला फ्रिक्शन F1, इस टायर पे लगने वाला फ्रिक्शन F2। अब देखो इसको ना 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे ये गाड़ी सर्कुलर टर्न लेगी, अगर मैं एक्सेलरेटरी फ्रेम में, अगर मैं यहां पर बैठा हूं इस जगह पर, अगर मैं इस सीट बगल वाली सीट पर बैठा हूं तो मुझे ये लगेगा कि जैसे ये टर्न ले रहा है सर्कुलर पाथ पर, इसको जो फोर्स की तरफ, फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा बाहर की तरफ एक्सपीरियंस होगा, जिसको मैं बोलता हूं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको मैंने डिटेल में बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। जो साथ में अगर गाड़ी में एक बंदे को बिठा दिया जाए, उसको लगेगा कि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अच्छा, तो आप इसको सेंट्रीफ्यूगल के कंसेप्ट से करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, सेंट्रीपिटल से करना चाहो तो वैसे भी हो सकता है, ठीक है। बस करने का नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो क्योंकि रोड जो है वो लेवल रोड है, इंक्लाइंड नहीं है, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन इस टायर का होगा वो R1 ऊपर, यहां से इस टायर का नॉर्मल रिएक्शन R2 ऊपर, या सपोज करो गाड़ी के जो इस हिस्से का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो R1 होगा, इस हिस्से का R2 होगा, और टोटल गाड़ी का जो mg होगा, ठीक है। अब टोटल गाड़ी का mg का मतलब जो भी गाड़ी के अंदर बैठा होगा सबका जो मास अपॉन में g, इस तरह से एक्ट करेगा। अब यहां पर फ्रिक्शन अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग रहा है। तो देखो बिल्कुल वही कंडीशन बन रही है कि अगर इसको सेफ टर्न लेना है, ये चाहेगा कि हमेशा मैं इसको, जो गाड़ी को एक सेफ टर्न से ले जा सकूं, तो हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स टायर्स को रोड के साथ जमा के रखेगा, जिसकी वजह से ये कभी भी गाड़ी देखो टर्न लेते हुए कभी ऐसे नहीं जाएगी, आउट ऑफ द कर्व नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ने टायर्स को जकड़ रखा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टायर्स ने रोड को जकड़ रखा है, जिसकी वजह से सेफ टर्न ले पाएगी। तो यहां पर मैं देखो एक कंडीशन बना रहा हूं, इस गाड़ी के लिए सेफ टर्न कब हो सकता है, कार कैन टेक सेफ टर्न इफ टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, F1 प्लस F2। ये टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल। अगर अंदर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल या उससे ज्यादा रहे तो गाड़ी हमेशा क्या जमी रहेगी, वो सेफ टर्न ले पाएगी। तो अब टोटल फ्रिक्शनल फोर्स को मैं बोलता हूं कि भाई मान लो ये क्या आपका F1 प्लस F2, F मान लिया मैंने टोटल फ्रिक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू है क्या होगा, mv²/r, ठीक है। अच्छा, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू, टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना है, R1 प्लस R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। इसको भी R लेट कर लो, टोटल रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन हो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। वैसे तो देखो
R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल टू mg। वर्टिकल कंपोनेंट को अगर मैं देखूं तो यहां पर आ जाएगा म्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब सी ये r को मैं क्या लिख सकता हूं mg टोटल r, ये R1 प्लस R2 को क्या लिख दूं यहां पर सीधे mg लिख दूं मैं, तो इट विल बी म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। इसको थोड़ा सा मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ये mv स्क्वायर बाय आर। अब जो चीज़ समझने वाली है मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ। हाँ फ्रेम में देखो, अब यहाँ पर ना देखो मुझे v निकालना है अल्टीमेटली, तो देखो m से m कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर m से m कैंसिल, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है म्यू जी आर ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर आ गई। यानी कि जब भी इस गाड़ी की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर फैक्टर के इक्वल या उससे कम होगी, वही वेलोसिटी से ये सेफ टर्न ले पाएगा। जैसे कि अगर मान लो मुझे पता लग जाए म्यू, मुझे जी पता है और मुझे पता लग जाए कि आर की वैल्यू क्या है, रेडियस क्या है सेंटर से लेकर ये सर्कल की रेडियस, अगर मान लो ये वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर है, अगर ये वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर ये गाड़ी की स्पीड 101 भी हो गई तब भी ये सीधा सीधा जाएगी, सर्कुलर टर्न कभी नहीं ले पाएगी। तो इस गाड़ी को अगर सेफ टर्न लेना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है म्यू जी आर इक्वल्स टू वी मैक्स। ठीक है, तो गाड़ी की वेलोसिटी अगर इस फैक्टर से कम या इसके इक्वल हो जाए तभी ये गाड़ी एक सेफ टर्न सर्कुलर रोड पर ले पाएगी, अदरवाइज ये क्या सीधी सीधे टेंजेंशियली बाहर की तरफ निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर क्या डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्राइव द एक्सप्रेशन। मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल में सब चीजें बताई थी आपको बच्चों, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, आज कंसेप्ट पे बात करेंगे सीधा। तो बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन समझाने वाला हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। अब बच्चों इसके लिए भी आपको एक विजुअलाइजेशन की जरूरत है। कभी आप अगर हिली एरियाज में गए हो, अब हिली एरियाज में देखना कि हमेशा सर्कुलर टर्न्स बहुत देखने को मिलते हैं जब भी आप पहाड़ी रास्ते पे जाते हो, तो वहां पर ना आप ये चीज ऑब्जर्व करना, जो राइट हैंड साइड खाई वाला रास्ता होता है, मतलब जहां पर खाई होती है, मतलब बहुत गहरा, आप देख सकते हो वहां पर हाइट पर आप जब जाते हो, तो जो आउटर एजेस होंगे, आउटर एजेस थोड़े से क्या ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, और जितना भी बारिश का पानी है वो अंदर की तरफ आता है। कभी भी आप पहाड़ी रास्ते को ध्यान से देखना, जो पानी जमा होगा ना हमेशा आपके लेफ्ट साइड में जमा होगा, जहां पर पहाड़ है, पहाड़ के इधर की तरफ पानी जमा होगा, और हमेशा जो स्लांट है उसको ऐसे इस तरह से हमने थोड़ा सा स्लांट हाइट दे रखी होती है जो आउटर एजेस है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो सर्कुलर रोड को अगर मुझे सेफली टर्न लेना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला कि मैं टायर्स बहुत बढ़िया क्वालिटी के यूज करूं और फ्रिक्शन का ज्यादा से ज्यादा यूज करूं, जैसा कि हमने पीछे अभी देखा भी है कि फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अंदर की तरफ गाड़ी सेफ टर्न ले पाएगी। अभी देखो हमने एक एक्सप्रेशन की है कि वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, यानी कि अगर मैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो मैं एक ज्यादा वेलोसिटी से सेफ टर्न ले सकता हूं, है ना। लेकिन फ्रिक्शन भी हर एक चीज का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप फ्रिक्शन बढ़ाओगे तो आप टायर को बढ़िया क्वालिटी का खरीदोगे, आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, टायर जल्दी घिसेगा, वियर एंड टियर ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक ऑप्शन और भी है, क्यों ना कि बाहर वाला जो जहाँ पर गाड़ी का एक टायर पड़ना है आउटर एज पर, उसको ही थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका दो ताकि अंदर की तरफ एक गाड़ी को सपोर्ट मिलता रहे। राइट, इस प्रोसेस को मैं बोलूँगा बैंकिंग ऑफ रोड। देखो मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इनर एज है, मैं धीरे धीरे इसको कर्वी करना स्टार्ट कर दूंगा ऐसे, राइट, कुछ ऐसे। तो गाड़ी का एक टायर यहां पर और दूसरा टायर यहां पर। अब आप ये देखो कि गाड़ी को हमेशा, इधर खाई है ना, गाड़ी को हमेशा एक अंदर की तरफ सपोर्ट मिल रहा है, यहां पर अंदर की तरफ का एक फोर्स लग रहा है जो गाड़ी को हमेशा सेफली एक टर्न देगा। इसको भी मैं डिटेल में एक डायग्राम को बनाऊंगा। अब एक बार डेफिनेशन पर आते हैं, मुझे बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्रिक्शन क्या होगा, वियर एंड टियर टायर्स का प्रोड्यूस करेगा, जिससे टायर्स आपको बदलने पड़ेंगे जल्दी। और इसलिए हम क्या करते हैं, हिली एरियाज के रोड्स को थोड़ा सा बैंक्ड कर देते हैं। बैंक्ड का मतलब क्या है, ये बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है कि मैं आउटर एजेस को क्या करूंगा, इनर एजेस से थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा, कर्वी बना दूंगा, जिसकी वजह से जो एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा किसको, व्हीकल को अंदर की तरफ, और व्हीकल गिरने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचा रहेगा। और जिस एंगल से
आउटर एजेस को मैं रेज कर रहा हूं, उस एंगल को मैं क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ बैंकिंग। आई होप कि आपको दिमाग में ये बात थोड़ी सी आ गई होगी। डायग्राम से ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी, तो डायग्राम बना रहा हूं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। सी, तो बच्चों हमने कर दिया रोड को बैंक किसी थीटा एंगल से, आउटर एज देखो ये वाला हिस्से को थोड़ा सा देखो ऊपर उठा दिया मैंने, थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर उठा दिया है, बट कोई बात नहीं। इस तरह से अपने डायग्राम को फॉर्म करना है। अब देखो कंपोनेंट्स में ध्यान से बनाना जरा, कंपोनेंट जो बनाने लगा हूं मैं, यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो होगा कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर। इस गाड़ी का जो mg होगा क्या वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं जरा, अगर ये एंगल थीटा है, इसको यहां से देखो जरा थोड़ा सा, अगर ये एंगल थीटा है और यहां पर अगर मैं ये एंगल बनाने की कोशिश करूं, ये भी हमेशा थीटा आएगा। कैसे थीटा आएगा, देखो दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, देखो ये वाला एंगल, तो ये क्या होगा, थीटा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। दैट्स व्हाई दिस एंगल इज थीटा। इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री से बनाकर देख लेना, थीटा ही मिलेगा आपको हमेशा। तो अगर ये आर ऐसे एक्ट कर रहा है तो ऊपर की तरफ ये वर्टिकली क्या एक्ट कर रहा होगा बच्चों, आर के साथ आर कोस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट जो mg के साथ कोलिनियर है। साथ में जो ये अंदर की तरफ आएगा ये क्या आ जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टली, ये इस बार क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। अब कई बच्चे हैरान हो रहे होंगे कि सर ये तो इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें तो mg साइन थीटा ऐसे बनाना था। नहीं, ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन अलग चीज है। ये आपने रोड को बैंक किया, गाड़ी इधर की तरफ नहीं सरक रही है जो आप mg साइन थीटा ऐसे बनाओगे। ये गाड़ी का एक टायर ऊपर की तरफ आया है। ये देखो इंक्लाइंड प्लेन होता है, देखो शेप तो उसकी ऐसी बनती है, लेकिन उसमें क्या होता है, बॉडी का मोशन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होता है। ये कोई ढलान हो सकती है, लेकिन ये ढलान नहीं है। ये तो आपने क्या आउटर एज को रेज किया, इसलिए ये बैंक्ड प्लेन बोल सकते हो, इंक्लाइंड प्लेन नहीं बोलेंगे इसको। अब सी, अंदर की तरफ गाड़ी ने टर्न लेना है, लेकिन अगर गाड़ी अंदर की तरफ टर्न लेगी तो इस पर बाहर की तरफ अगर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाऊं, ये बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इफ वी गो इन एक्सेलरेटेड फ्रेम वी विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बिल्कुल बाहर की तरफ, राइट, रेडियली आउटवर्ड जो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि बाहर की तरफ क्या लग रहा है, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, अब क्योंकि जो सरफेस है वो रफ है, इसलिए अब देखो जरा, मैं फ्रिक्शन के कंपोनेंट बनाने वाला हूं। यहां पर टायर्स में फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो मैं टोटल फ्रिक्शन F ले रहा हूं, ठीक है। F1 प्लस F2 की जगह टोटल F ले रहा हूं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का देखो, अगर मैं इस लाइन के अलोंग चलूं इस तरह से, तो दो कंपोनेंट बन सकते हैं। देखो ये वाला एंगल थीटा यहां पर बन रहा है ना, तो देखो मैं क्या बना रहा हूं यहां पर, इधर की तरफ ये तो लग रहा होगा फ्रिक्शन इस तरह से, अंदर की तरफ जो सर्कुलर मोशन में अंदर की तरफ लगेगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन। तभी तो किसको बैलेंस कर पाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ताकि गाड़ी ना सके। तो नीचे की तरफ ये लग रहा है यहां पर F, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, F कोस थीटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, F साइन थीटा। तो इस तरह से मैंने इस गाड़ी पर लगने वाले सभी फोर्सेस यहां पर दिखा दिए आपको। देखो टायर्स पर लग रहा होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, F कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हो इसको थीटा, तो ये क्या हो जाएगा F कोस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा F साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा फ्रिक्शन का मेन रिजल्टेंट, राइट। तो ये बनाने के बाद आपने क्या करना होता है बच्चों, सभी फोर्सेस को बैलेंस करो, राइट। लिखते हैं हम यहां पर फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, देखो वर्टिकल देखे पहले, वर्टिकली आर कोस थीटा ऊपर की तरफ और F साइन थीटा और mg नीचे की तरफ। तो मैं लिख रहा हूं आर कोस थीटा शुड बी इक्वल टू, इसको बड़ा बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा, देखो आर कोस थीटा शुड बी इक्वल टू mg प्लस F साइन थीटा। यहां पर जो ये F है बच्चों, F को मैं क्या डिनोट कर रहा हूं यहां पर, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो मैं इसलिए स्मॉल f लिख रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तब भी गलत नहीं होगा, आर कोस थीटा माइनस F साइन थीटा इक्वल्स टू mg। देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन तो है नहीं, इसलिए यानी कि ये यहां पर गाड़ी का इक्विलिब्रियम है उस इंस्टेंट पर। तो यहां पर मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूं,
ये तो थे कौन से, वर्टिकल फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखे जरा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो जरा, इधर की तरफ लग रहा है आर साइन थीटा और अंदर की तरफ क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा। तो देखो आप यहां पर ना ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा इज प्रोवाइडिंग टुवर्ड, आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, hence they are providing necessary centripetal force for this circular motion. Otherwise आप ये लिख सकते हो, if we see this in accelerated frame we will observe a centrifugal force is acting outward and it is balanced by r sin theta and f cos theta, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो दोनों बातें अल्टीमेटली आपको यही लेकर जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के व्यू से देखूं तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दूसरी क्वेश्चन भी आपने तैयार कर दी बच्चों। ये फोर्सेस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दो इक्वेशंस बना पाया हूं ऐसे तो मैं डिवाइड करता हूं। लेट अस डिवाइड 1 2 बाई 1 कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2 बाई 1, तो 2 को पहले लिख रहा हूं मैं, देखो आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर, राइट, एंड इट इज डिवाइड बाय आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा एम जी, राइट। ये बन जाएगा जब डिवाइड करोगे। अब देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ से एम कैंसिल हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो बच्चों, सी इतना करने के बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं आर कोस थीटा को कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो आर कोस थीटा को ले रहा हूँ कॉमन, तो यानी कि बचेगा आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा। आर साइन थीटा में आर कोस थीटा तो कोई है नहीं, तो इसलिए डिवाइड में चला गया, प्लस एफ डिवाइड बाय आर, है ना। देखो इसमें से अगर मैं आर कोस थीटा को कॉमन, अच्छा इसको ना ऐसे कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आर कोस थीटा से। अगर मैं ऊपर वाली टर्म को आर कोस थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो ऊपर लिखा क्या हुआ है, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। अब मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, मैंने डिवाइड कर दिया इसको आर कोस थीटा से, और इसको भी किससे डिवाइड कर दिया, आर कोस थीटा से, ठीक है। अच्छा इसके बाद नीचे वाली टर्म क्या है, देखो आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, इसको भी किससे डिवाइड कर दो आप, आर कोस थीटा से, और इसको भी किससे डिवाइड कर दो, आर कोस थीटा से। ऐसा करने से देखो आपको क्या मिल रहा है, सामने की तरफ तो चल ही रहा है वी स्क्वायर बाय आर जी, है ना। ऐसा करने से देखो क्या मिला, स्टेप बाय स्टेप देखो नोटबुक पे आप करना है इसको। क्या आर से आर कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो रहे हैं, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर कोस थीटा से कोस थीटा भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि यहाँ तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बन सकता है, सी साइन थीटा बाय कोस थीटा। मैं देखता हूँ कि क्या फ्रेम में आ रहा है सारा कुछ ये, तो मैं इसको देखो साइड में ले जाता हूँ थोड़ा सा, देखो इसको मैं साइड में कर रहा हूँ। देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, टेन थीटा प्लस एफ बाय आर, कोस थीटा से कोस थीटा उड़ा दो, एफ बाय आर क्या होता है बच्चों, म्यू, क्योंकि एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर, तो यानी कि एफ बाय आर क्या हो जाएगा, म्यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू आ गया ऊपर, डिवाइड बाय आर कोस थीटा से आर कोस थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस एफ बाय आर को दोबारा से म्यू लिख रहा हूँ, और साइन थीटा बाय कोस थीटा को क्या लिख रहा हूँ मैं बच्चों, टेन थीटा, राइट। तो यानी कि वी स्क्वायर बाय आर जी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो यही नीचे लिख देता हूँ, वी स्क्वायर बाय आर जी, यहाँ चलो बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं अब इसको। देखो वी स्क्वायर बाय आर जी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, टेन थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। अगर मुझे वी स्क्वायर को कंपेयर करना हो तो मैं कर सकता हूँ ऐसे, टेन थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, आर जी। मुझे तो वी निकालना है, तो वी के लिए क्या आएगा, देखो सारा कुछ अंडर रूट में चला गया,
यानी कि टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा और मल्टीप्लाई बाय आर जी। दिस इज दैट वेलोसिटी विद विच यू कैन टेक अ टर्न वेरी सेफली ऑन अ बैंक्ड रोड, राइट। अगर यहां पर आप, एक मिनट और एक चीज और देखो जरा, यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं और एंगल में ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर इफ वी मेक इट स्मूथ सरफेस, अगर मैं सरफेस को स्मूथ कर दूं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गायब, म्यू जीरो करते ही जो v की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, देखिए टेन थीटा प्लस 0 1 माइनस 0 इंटू में क्या है आर जी। तो यानी कि जो आंसर आएगा बच्चों वही आएगा, v इज इक्वल टू टेन थीटा, देखो ध्यान से, टेन थीटा इंटू में आर जी, राइट। तो यहां से ना मुझे एक चीज पता लग रही है कि अगर मैं सरफेस को स्मूथ कर दूं तो रिजल्ट में मुझे ये मिलेगा, यहां पर वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा यहां से इजीली, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। अगर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना हो तो आप फ्रिक्शन को गायब कर दो, देखो आप v तो निकाल दोगे, अब आपने एक बार रोड को बैंक्ड कर दिया, अब आपने थीटा निकालना है, तो थीटा में आप फ्रिक्शन का क्या करोगे, फ्रिक्शन करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट बनेगा। सपोज मैं इसी रिजल्ट का यूज करके थीटा निकालता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आपने एक बार जब रोड को बैंक्ड कर ही दिया तो उस रोड को ये मान लो कि रोड स्मूथ है, राइट। जब रोड को स्मूथ कर दिया आपने तो म्यू को क्या बना दिया, जीरो। म्यू को जीरो करते ही जो आपको थीटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व इजिली दिस डेरिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से देख लो जरा। ये पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन इन सितंबर। तो बच्चों एक आखिरी टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, जिसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। कभी आप नोटिस करना, जब भी एक बाइक रेस होती है या साइकिल रेस होती है, तो जब भी बाइकर या साइकिलिस्ट सर्कुलर रोड पर टर्न लेता है तो अपने आप को अंदर की तरफ लीन करता है, वो मतलब अपने आप को ऐसे झुका लेता है, और उसके बाद टर्न लेते वक्त फिर दोबारा अपने आप को सीधा कर लेता है। जैसे ही टर्न लेता है दोबारा अपने आप को झुकाता है अंदर की तरफ। ऐसा क्यों? देखो जनरली अगर आपको सर्कुलर टर्न लेना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो आपको एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो सेंटर की तरफ ऐड हो जाए और आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो ऐसा कंपोनेंट क्या हो सकता है? मैं मान लेता हूं कि बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट वाले इस केस में जो फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल है, रोड पर फ्रिक्शन बहुत कम है, ठीक है, एक स्मूथ रोड हम मान लेते हैं। और उसके बाद अगर उसने एक टर्न लेना है तो ऐसी कोई चीज तो होनी चाहिए जो सेंटर की तरफ एक्ट करे और साइकिलिस्ट को गिरने से बचा ले। तो देखो मान लो एक सर्कुलर टर्न ले रहा है किसी साइकिलिस्ट ने, और साइकिल का जो हैंडल है वो मैं बना रहा हूं, ये साइकिल का हैंडल है, राइट, और ये यहां पर साइकिल का टायर है। ये जैसे ही सर्कुलर टर्न आएगा सेंटर की तरफ, ये साइकिलिस्ट क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। मतलब जो हैंडल अभी आपको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, मैं इसको देखो रीड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, यही हैंडल कुछ ऐसा हो जाएगा साइकिल का, कुछ ऐसा, यानी कि वर्टिकल से थोड़ा थीटा डिग्री अंदर मुड़ जाएगा, है ना, अंदर की तरफ लीन हो गया, ठीक है। ऐसा करने से क्या एडवांटेज मिलने वाला है इसको देखते हैं अब, ठीक है। ये मान लो साइकिल का वो हैंडल है और ये साइकिलिस्ट है कोई, ठीक है। अब ऐसा करने से इसको क्या एडवांटेज मिल सकता है, देखिए सी कंपोनेंट बना रहा हूं, वेट mg कैसे एक्ट करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब वेट mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन देखो, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बनाऊं तो mg अगर ऐसे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे चला जाएगा, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये r, अगर ये r है और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। सी एक ही लाइन पर ये थीटा तो ये भी क्या होगा यहां पर थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, r cos थीटा। और साइकिलिस्ट यहां पर ऐसे बेंड हुआ तो सेंटर की तरफ
नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट चला जाएगा आर साइन थीटा, जो कि इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, या ऐसा बोल दो आप कि इसको इस पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस का काम करने का काम करेगा। तो साइकिल के ऐसे ही बेंड होते, ये कंपोनेंट आपने बना दिए, तो मैं बोलूंगा कि ये जो है ना, ये सेंटर की तरफ जो आर साइन थीटा लग रहा है, इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्लियर की थी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। डायग्राम को चाहो तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्लोज व्यू में देखो जरा, राइट। तो इसने थीटा डिग्री से अपने आप को बेंड किया बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इस थीटा को ही निकालते हैं, ठीक है, इस थीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो कितना बेंड किया देखो, मैं लिख रहा हूं यहां पर, फॉर सेफ टर्न he can bend up to theta and will not fall। तो ये थीटा कैसे निकाले, देखिए मैं लिख रहा हूं कि जो आर साइन थीटा है, इसने क्या प्रोवाइड किया, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, चाहो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू। तो आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वर्टिकल देखूँ तो आर कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखूं और मैं डिवाइड कर दूं दोनों को, तो डिवाइड करते ही बच्चों देखो, डिवाइड करते ही मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी। सोल्व करूँगा तो देखो आर से आर कैंसिल, ये बन जाएगा कितना, tan थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, यानी कि कितना बेंड हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। ये कहीं ना कहीं रिजल्ट वही एंगल ऑफ बैंकिंग जैसा आ गया, राइट। तो ये इतना थीटा अगर बेंड हो जाए तो ये बिना गिरे एक सेफ टर्न ले पाएगा। अब इससे एक बात और पता लग रही है, देखो इससे एक बात और पता लग रही है कि जो एंगल है जिससे साइकिलिस्ट अपने आप को बेंड कर सकता है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा डिपेंड्स ऑन रेडियस। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा कंसेप्चुअली, इसको एक बार नोट डाउन करो जरा। तो बच्चों देखो, कितना ज्यादा वो बेंड कर सकता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है। देखो जितना ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा होगा उतना ज्यादा बेंड कर पाएगा। यहां से पता लग रहा है, देखो थीटा की वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है, जब वी की वैल्यू ज्यादा हो। वी की वैल्यू ज्यादा यानी कि एक बाइकर और एक साइकिलिस्ट है, तो साइकिलिस्ट कम बेंड हो सकता है लेकिन बाइकर थोड़ा ज्यादा बेंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाइकर की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, जितना ज्यादा जो कर्व है वो शार्प होगा, मतलब अगर रेडियस छोटी है, देखो शार्प कर्व का मतलब, देखो मैं इसको अभी डायग्राम को रब कर रहा हूं यहां से, अगर टर्न कुछ ऐसा हुआ, शार्प टर्न बोलूंगा इसको मैं क्योंकि इसकी रेडियस थोड़ी छोटी होगी, लेकिन अगर ये टर्न ऐसा होता तो इसको मैं एक क्या बोलता कि शार्प टर्न नहीं, क्योंकि इसकी रेडियस बहुत बड़ी है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है थीटा, यानी कि आर की वैल्यू कम तो थीटा ज्यादा, यानी कि अगर थीटा आप चाहते हो कि ज्यादा बेंड हो पाओ तो उसके लिए क्या होगा, रेडियस छोटी होनी पड़ेगी और टर्न को शार्प होना पड़ेगा। अगर टर्न ज्यादा शार्प नहीं है, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटा, आप ये बोलो कि एक कर्व जो है वो बहुत छोटा कर्व है, छोटा कर्व इन द सेंस की बहुत ज्यादा उसके अंदर ऐसे घुमावदार रास्ता नहीं है, बहुत थोड़ा सा कम घुमावदार रास्ता है, तो अगर आप बेंड करने की कोशिश करोगे तो आप शायद गिर सकते हो, क्योंकि जितना टर्न छोटा होगा उतना थीटा आप बढ़ा सकते हो अपना, उतना ज्यादा बेंड कर सकते हो। आई होप कि आप ये चीज समझ गए होगे। तो आप ये समझो कि किसी शार्प टर्न पर आप ज्यादा बेंड हो पाओगे और किसी जो बड़ा सर्कल पाथ होगा उस पर आप थोड़ा कम बेंड हो पाओगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थे बच्चों जिसको मैं बोलता हूँ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बिना सर्कुलर मोशन के ये कंसेप्ट समझ आना मुश्किल थे, क्योंकि आपको सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं बच्चों। आई होप कि आपको सर्कुलर मोशन की सीरीज में मजा आया होगा। इसमें बेसिक से लेकर हमने एंड तक सभी चीज़ों को डिटेल में किया और कहीं ना कहीं मैकेनिक्स से कनेक्ट कर दिया। अब से जो न्यू लेक्चर्स आएंगे वो आएंगे वर्क पावर एनर्जी के, जो ऑलरेडी शूटेड है और वो मैंने थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से शूट किया, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखने को मिल सकती है कि आप उसमें एक्स्ट्रा काफ़ी कुछ पढ़ोगे अपने स्कूल लेक्चर्स के अलावा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियोस को शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो चैनल को और लाइक जरूर करना।